स्वागत है सर आपका प्रियंका डायरी में। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमने आपके बारे में कई सारी भूमिकाएं जानी हैं। आप किसान पुत्र भी हैं, आप खेती करते हैं, किसानी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, इसके साथ साथ आप शिक्षक भी हैं। आपने खुद ने कॉलेजेस बनाए हैं, अपने कॉलेजेस खड़े किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। पशुपालन भी आप करते हैं और सर पशु चिकित्सक भी आप हैं। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इतनी सारी भूमिकाएं, इतनी सारी जिम्मेदारियां आप एक साथ किस तरीके से लेकर चलते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रियंका जी, मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को और आपके व्यूअर्स सारे जो ये देख रहे हैं कि कुछ भूमिकाएं ऐसी हैं जो जन्मजात होती हैं। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि जो व्यक्ति ठेठ गाँव डाणी किसान के यहाँ पैदा हुआ हो, उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां बाय बर्थ होती हैं। जैसे हम लोग बात करें कि खेती किसानी में हम अपना योगदान आज भी देते हैं। जब भी हम आज हमारे गांव जाते हैं, गांव में रहते हैं, तब हमें जहां लगता है, जितना संभव हो पाता है, जितना समय मिलता है, पर वो हम बड़े उत्साह के साथ में आज भी हम जाते हैं तो खेत पे जाते हैं। वहाँ हमारे खेत पर अगर कोई मान लो गेहूँ लगा हुआ है तो गेहूँ में पानी जा रहा है तो उसमें मदद करते हैं कि पानी मोड़े, या फिर और भी कोई भी जो भी हो ना। तो ये कुछ जिम्मेदारियां ऐसी जो बाय बर्थ होती हैं। किसान के यहाँ जो व्यक्ति पैदा हुआ हो, गांव में जो व्यक्ति पैदा हुआ हो, उसको कुछ जिम्मेदारियां अपने आप आती हैं और वो अपने आप उनमें पारंगत हो जाता है। जैसे हम लोग जब बच्चे थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि हमारे पेरेंट्स हमें कोई जिम्मेदारी दें। तो हम जैसे ही स्कूल से आते थे, मुझे याद है कि 8वीं क्लास तक मैं अपने गाँव के स्कूल में पढ़ा था। तो स्कूल से आने के बाद में जैसे छुट्टी हुई, छुट्टी होने के बाद में घर पे बैग रखा और सीधे खेत पे पहुंच जाते थे। और खेत पे जाकर के जो भी घर वाले काम करते रहते थे, पहले हम उनको देखते थे। छोटे थे तो देखते रहते थे। जब थोड़े बड़े हुए तो हम लोग भी, हमें लगा कि ये काम हमें भी करना चाहिए। जब घर वाले वो जिम्मेदारी देते नहीं थे, पर फिर भी हमें ऐसा लगता था कि ये जो बड़े लोग काम करते हैं ये हमें भी करना चाहिए, हमें करना अच्छा लगता है। जैसे चाव होता है काम करने का। हाँ, तो चाव में जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मुझे बहुत शौक था कि मैं ट्रैक्टर चलाऊं। खेती में जब खेती बाड़ी का ट्रैक्टर चलता था तो मैं भाई साहब को, हमारे भाई साहब को, घर वालों को मैं कहता था जब ट्रैक्टर चलाते रहते थे मुझे चलाना है, तो पर वो चलाने नहीं देते थे कि बच्चे हैं, छोटे हैं। धीरे धीरे करके जब चलाने लगे, बैठने लगे, फिर हम ट्रैक्टर चलाते थे। आज भी चलाते हैं। आज मान लो गाँव खेत से कोई फसल लेकर जानी है, ट्रॉली भर के लानी है तो वो चला लेते हैं। अगर जुताई भी करनी है तो वो भी ट्रैक्टर चला लेते हैं। चाटी लगानी है तो वो भी चला लेते हैं। इसके अलावा जब हम बच्चे थे तो हम लोग जैसे छुट्टी का दिन होता था तो छुट्टी के दिन गांव में क्या खेती बाड़ी के साथ साथ जानवरों को, पशुपालन भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, बड़ा काम है। वो भी खेती जितना इम्पोर्टेंट है, वाला काम है। तो हम लोग क्या करते थे, हमें जैसे घर वाले कहते कि आज छुट्टी के दिन है तो आप भैंस चराने जाएंगे, तो हमारे पशुओं के साथ हम लोग जाते सुबह और जाकर के हमारे खेतों पर, जहाँ भी पहले क्या चरागाह होते थे बहुत बड़े, तो गाँव के सारे जानवर चरागाह में चरने जाते थे। उन सबके अपने अपने जिनके घर के जितने जानवर थे होते, एक एक व्यक्ति उनके साथ जाता था। तो हम लोग भी जब छुट्टी के दिन होती तो हम लोग जाते थे, बड़े एंजॉय करते, सब लोग साथ रहते थे, मजा बहुत आता था। हाँ, तो बड़े अच्छे दिन वो दिन थे। आजकल चरागाह रहे नहीं, हालांकि अब बहुत कम हो गए, जानवर भी अब कम हो गए, उतने ज्यादा नहीं रहे। तो ऐसे ये कुछ जिम्मेदारी ऐसी थी जो अपने आप ही नेचुरली जिम्मेदारी आ जाती है और वातावरण से। हाँ, पर वो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि ये जो जिम्मेदारी हैं ये आदमी को बहुत मैच्योर करती हैं। और ये बहुत जिम्मेदारियां जितनी जल्दी आती हैं, जितना देखते हैं, एक्सपोजर होता है, उससे फिर आगे क्या प्रेरणा मिलती है। तो ये सारी प्रेरणा जो आगे की हम लोग आज कर रहे हैं, जितनी बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, ये सब उनकी नींव जो है वो वहां से पड़ी है, घर से पड़ी है, गांव से, परिवार से, जमीन से। जी। सर, किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं आप? हाँ, किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं हम लोग। हमारा जो यहाँ ये कॉलेज है, डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बस्सी जयपुर में है, इसमें भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तक हमने किसानों का चालू नहीं किया, पर यहाँ भी हम किसानों को ट्रेनिंग देंगे। और किसानों को ट्रेनिंग ये देंगे हम कि उनका उत्पाद है उसका वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है। क्योंकि आज किसान अपने उत्पाद को सीधा मार्केट में बेचता है तो उसकी वैल्यू, जैसे हम लोग माने कि गेहूं है, अब आज गेहूं को अगर बाजार में बेचते हैं तो गेहूं के दाम 2000-2500 जो भी मिलते हैं वो मिलते हैं। लेकिन अगर वैल्यू एडिशन के साथ उसको बेचा जाए, उसकी ग्रेडिंग की जाए,
सिंपल सा है कि मान लो गेहूं की ग्रेडिंग करके बेचता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी। गेहूं को वैल्यू एडिशन करके लोग जो है इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं, इंडस्ट्रीज में गेहूं की आपको जैसे ब्रेड है, दूसरे प्रोडक्ट मिलते हैं तो वो कितने महंगे होते हैं। ऐसे ही मान लो आलू है तो आलू से चिप्स बनती है, तो आलू 20 रुपए किलो या 10 रुपए किलो, चिप्स 200 रुपए किलो। तो ये वैल्यू एडिशन जो है हमारी सरकार ने विशेष तौर से राजस्थान में जो बहुत सारे काम किए हैं और भारत सरकार भी बहुत बड़े काम कर रही है। तो उन सब में सबसे बड़ा काम ये है कि फार्मर्स को वैल्यू एडिशन करवा करके उनकी जो फसल है या उनका जो उत्पाद है उनका उचित मूल्य मिले, जिससे किसान की माली हालत है उसमें कुछ सुधार हो। सर वैल्यू एडिशन कैसे होता है? वैल्यू एडिशन ऐसे होता है कि मान लो हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे आप एग्जांपल ले लें, दूध है। दूध, सिंपल दूध आपने प्रोडक्शन किया और दूध को बाजार में बेचा, तो दूध के बाजार में भाव आप 70 रुपए लीटर का भाव मिलते हैं, 60-70 रुपए लीटर, 50 चल रहा है या ऐसा भी कहीं अलग अलग जगह। अब वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि उस जो दूध है उसके आप प्रोडक्ट बना करके अगर बेचें, जैसे उसका चीज है, उसका मावा है, उसके छीना है, उसके रसगुल्ले हैं, ये वैल्यू एडिशन में आते हैं, या उससे घी बना करके बेचें। तो ये चीजें अगर हम करते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं तो उसका वैल्यू एडिशन हो गया। आपके कहने का इस तरीके से मतलब है कि एक तो हम दूध सीधा बेचें, या फिर जो दूध हमारे घर में हो रहा है उसको हम अलग अलग फॉर्म में बेचें, घर में ही उसका उत्पादन करें और घर में अलग अलग फॉर्म में उसको करके फिर बाहर निकालें मार्केट में, तो उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं, जैसे हम कह रहे हैं उतना आसान नहीं है कि एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। मान लो एक फार्मर है, हम लोग उनको कह दिया कि आप वैल्यू एडिशन करें, आप ये करें वो करें, तो वो ये संभव नहीं है किसान के लिए। इसलिए सरकार ने, हमारी सरकार ने बहुत बड़ी योजनाएं बना रही है अभी फार्मर्स के लिए। उनमें जो है फार्मर्स को एड मिल रहा है, जैसे आप बल्क मिल्क कूलर खरीद सकते हैं, या मिल्क कूलर खरीद करके चेंज करके एक गांव का या एक धानी का दूध इकट्ठा किया जा सकता है। एक कोई फार्मर करे और वो इकट्ठा कर करके उस दूध को फिर उसमें वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। उसके लिए सरकार फाइनेंस करती है, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें फाइनेंस करती है। वो अपना वहाँ एक अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, उस फैक्ट्री की तो अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं। या फिर दूसरा वैल्यू एडिशन जैसे इसी में अपन लेते हैं, तो जैसे मिल्क है या कोई भी प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है, लोगों को डिमांड भी है, तो उसका पैसा भी अच्छा मिलता है। तो ऐसे जो सीधा उत्पाद आता है किसान का या पशुपालक का, जो सीधा उत्पाद डायरेक्ट मिलता है, उसमें वैल्यू एडिशन करके उसमें क्या और कुछ जोड़ा जा सकता है, क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, क्या बाई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जिससे उनकी अच्छी इनकम मिल सके, उनका वैल्यू एडिशन हो सके। ये लोग ट्रेनिंग के थ्रू फार्मर्स को, किसानों को और पशुपालकों को, हाँ, तो इससे इकोनॉमी को भी फायदा रहेगा। यस, इन सब के पीछे इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि हमारा किसान दिन रात काम करता है, पशुपालक दिन रात काम करता है, लेकिन उसको नेट प्रॉफिट किसान का बहुत कम है, क्योंकि इनपुट बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा है, इनपुट बहुत ज्यादा है, लेकिन आउटपुट नहीं है। हाँ, और कहीं ना कहीं वो एक उनके जीवन स्तर को नीचे रखने, निम्न स्तरीय रखने का एक बड़ा कारण भी है। इसका एकमात्र उपाय यही है कि किसान को, अपने किसान हो या पशुपालक हो, उसको अपने उत्पाद का जब प्रॉपर मूल्य मिलेगा तब जाकर के वो किसान की माली हालत ठीक हो सकती है। नहीं तो किसान पीढ़ियों से इसी तरीके से चलता है, आज भी वो कर्ज में दबा हुआ है। मुख्य जो किसान है, ज्यादातर मेजर किसान जो है वो नंबर में, ज्यादातर किसान छोटे किसान है, वो आज भी कर्ज के तले दबे हुए हैं। वो अपना सारा समय वही पीढ़ियां जो करती हैं वही उसी में लगाते हैं। वैज्ञानिक खेती भी सर हम इससे जोड़ेगा, वैज्ञानिक खेती किस तरीके से होती है? वैज्ञानिक खेती के बारे में हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, या मुझे जाने का मौका मिलता है, मैं किसानों को बताता हूँ, पशुपालक भाइयों को बताता हूँ कि अब समय आ गया है कि हमें वैज्ञानिक तरीके से खेती करना बहुत जरूरी हो गया है। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का सीधा सा आशय यह है कि हम लोग, जैसे एक उदाहरण लें कि पानी, अब हमारे पास पानी की बहुत शॉर्टेज आ गई, पानी उपलब्ध नहीं है, और पानी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम लोग जो हमारा सिस्टम है उसका सिंचाई का, वो भी फरो सिस्टम है, मतलब हम सीधा पानी खेत में डालते हैं, तो उतना पानी उपलब्ध नहीं है। तो अब वैज्ञानिक विधियां आ गई कि आप स्प्रिंकलर काम के, आप बूंद बूंद सिंचाई काम लें। तो ये वैल्यू एडिशन जो हुआ, या ये जो नया वैज्ञानिक तरीका हुआ, इस तरीके से अगर पानी लेंगे तो उस प्रॉपर पेड़ है जो है क्रॉप आपका, उस पे क्रॉप, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कि
पर ड्रॉप की जो है, ऐसे ही मतलब पानी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हाँ, एक तो आप सीधे पाइप से खेत में पानी छोड़ रहे हैं, हाँ। तो बहता हुआ जा रहा है, धीरे धीरे टाइम ले रहा है, एक बूंद बूंद करके पर्टिकुलर पौधे पे ही जा रहा है, तो वो ज्यादा काम में आएगा, पानी भी कम लगेगा और काम में भी ज्यादा आएगा जी। ये वैज्ञानिक तो ये वैज्ञानिक सिंचाई है। इसी तरीके से वैज्ञानिक जो है आपके बीज आते हैं, अच्छे बीज आते हैं। मान लो जो बीज का प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा, आजकल बहुत सारे बीज आने लगे हैं, तो अच्छे बीज अगर बुआई करेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। तो वैज्ञानिक तरीका हो गया, उसको वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। उसमें कौन से कीटनाशक, कम से कम कीटनाशक डालना चाहिए, कम से कम खाद कौन सा डालना चाहिए, ये चूंकि हमारी भूमि में उर्वरकता पहले से ही है। तो किसान भाइयों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी जो भारत सरकार है उसने भी सब जगह मिट्टी की जांच होती है, प्रयोगशाला लगी हुई है, सब जगह सॉइल कार्ड भी बने हुए किसानों के। उस सॉइल कार्ड पे सारा नोट करवाया हुआ है। जिन लोगों ने सॉइल कार्ड नहीं बनाए हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वो अपनी भूमि का, अपने खेत की जमीन का सॉइल कार्ड बनवाएं। सॉइल कार्ड में ये होता है कि उसकी जमीन की उर्वरकता क्या है, उसमें कौन कौन से तत्व हैं जिनकी कमी है, वही तत्व हम खाद में डालें। मतलब खाद, मान लो हमें नाइट्रोजन की कमी नहीं है, हम खूब सारी नाइट्रोजन डालते रहेंगे तो हमारा पैसा वेस्टेज जाएगा, और जो फसल अच्छी होने वाली है तो वो अच्छी भी नहीं होगी, उसको नुकसान होगा। और फसल को नुकसान होने के साथ साथ अगर हमने ज्यादा कीटनाशक, ज्यादा खाद अगर डाले तो वो अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ पे भी उसका असर पड़ेगा। हाँ, तो वैज्ञानिक विधि ये हुई कि आपको प्रॉपर तरीके से सही समय पे आपको क्रॉपिंग करनी है, सही आपको बीज यूज में लेना है, सही तरीके से आपको सिंचाई करनी है, सही तरीके से आपको उनका ट्रीटमेंट अगर जरूरत है खेती में, जैसे मान लो खाद डालना है, जो अच्छा आपको पेस्टिसाइड की जरूरत है तो मिनिमम अगर रिक्वायर्ड है तो साइंटिफिक तरीके से जैसे वैज्ञानिक बताते हैं वैसे ही करें, तो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। और उसके बाद में आपको मार्केटिंग का जो चैनल्स हैं वो भी सरकार ने जो तय किए हैं, मान लो एमएसपी का भी जो खरीदारी हो रही है उसका किसान भाइयों को मालूम होना चाहिए कि कौन से समय में कितने समय तक उनकी खुली रहेगी, क्या तरीका है, कहाँ होगा, वो सारा वैज्ञानिक तरीके की जो सिस्टम है उसको अब किसानों को अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर के खेती जो है वो लाभ का सौदा हो सकती है। बिल्कुल सर, नहीं तो कर्जा बढ़ता रहेगा, नासमझी में या फिर जानकारी की कमी में वो थोड़ा सा अपना नुकसान करते रहेंगे, पानी का वेस्टेज होता रहेगा, फसलों का भी नुकसान होगा। और मौसम तो सर आजकल जिस तरीके से आप देख रहे हो, मौसम की बहुत ज्यादा मार है किसानों पे। सर आप शिक्षक की भूमिका में भी रहते हैं, तो सर शिक्षण पद्धति जो चलती है उस पर आपकी क्या विचार है? शिक्षण जो पद्धति है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ की जो शिक्षण पद्धति थी, वो जो पुरानी शिक्षण पद्धति थी वो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की थी। हमारा देश पूरे विश्व में अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षा देता था, और लगभग 13 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें हमारे देश का, हमारे भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में था। जिसमें पहला आपको मैं बताऊं, जैसे मेटलर्जी है, जितने भी लोहे आयरन की जो चीजें बनती थी उनमें जो पुरानी बनी हुई थी उनमें जंग नहीं लगती थी, पूरे विश्व में कहीं नहीं था। आज हम लोग ये पोल्स देखते हैं, ये लाइट के पोल देखते हैं, विदेशों से मंगा करके अंग्रेजों के टाइम पे लगाए हैं, ये सब तो बाद की बात है। इससे पहले हमारा जो देश था वो तो इतना रिच था, स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ बहुत पुराना जो है वो बहुत अच्छा वो था, ट्रीटमेंट में उसमें जो था ना, साइंस में और मेडिसिन में हमारा देश बहुत उत्कृष्ट था। हमारे जितने भी पुराने वैज्ञानिक थे वो तो सब दूसरे ये जो नए देश आए हैं इन सब में तो बहुत बाद में आई है मेडिसिन। तो हमारा देश, तो हमारी जो शिक्षा पद्धति थी बहुत ही गुरुकुल पद्धति चलती थी पहले, उस समय से लेकर के उसके बाद का जो समय था तब तक पढ़ाई का बहुत अच्छा सिस्टम था, बहुत बेसिक चीजें बहुत क्लियर थी। जैसे मैं बताऊं कि बहुत ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है, मेरे पिताजी जो अभी है नहीं इस दुनिया में, पर हम लोग उनके साथ रहते थोड़े दिन पहले, 10 साल पहले की बात है, तब तक उनकी जो गणित जितनी अच्छी थी, वो आधे का पाला, पौना, डेढ़ा, पौवा, ढैया, ये सारी चीजें बड़ी टिप्स में वो यूं याद होती थी, वो बताते थे। जबकि आज बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर जो हैं वो सब भी कैलकुलेटर की उससे लेते हैं, और वो उनको नहीं है वो, तो जो गणित का ज्ञान था वो भी हमारे गणित में, हम सारे लोग आप जानते हैं कि जीरो का आविष्कार भी हमारे यहाँ से हुआ, तो गणित के कितने बड़े बड़े हमारे हैं। तो जो बेसिक्स थे बहुत अच्छे थे, और जो शिक्षा थी वो हमारी शिक्षा ऐसी थी जो रोजगारोन्मुख थी, मतलब वो शिक्षा को लेने के बाद में उसके फायदे थे। अब जब शिक्षा पद्धति धीरे धीरे अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति पर जो चोट की थी वो गहरी चोट की,
और उससे हमारे देश को बर्बाद करने की उन्होंने कोशिश की और वो काफी हद तक वो उसमें सफल भी हुए। हम लोग पढ़ते ही हैं हिस्ट्री में अंग्रेजों ने कितना बड़ा मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है उसमें बहुत ज्यादा उन्हें कोशिश की तोड़ने की। उन्होंने अंग्रेज जो पैदा किए उनका ये मकसद था कि डिवाइड एंड रूल है, तो वो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से वो जो मानसिकता थी भारतीय मानसिकता पर चोट किया उन्होंने, तो मानसिकता को बदलने की कोशिश की। अब हमारी जो सरकारें हैं, अब हमने नया NEP 2020 जो आया है उसमें कोशिश की है कि समावेशी शिक्षा जो है उसमें छोटे से गांव से लेकर के गांव के ढाणी का जो विद्यार्थी है वो आए, वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा ले, मातृभाषा में किताबें उपलब्ध होंगी, उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो दूसरी विदेशी भाषा भी साथ पढ़ सकता है। यहाँ ये भी बहुत जरूरी है बताना कि आज पूरा विश्व एक गांव की तरह हो गया है। आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हम जानते हैं कि हम भी इससे अछूते नहीं है और हम तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं इसमें। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी विद्यार्थी, जो पेरेंट्स जो देख रहे हैं आपके कार्यक्रम को, उनको मेरा ये कहना है कि जमीन से जुड़े रहना अभी भी आवश्यकता है। हमारी एक पहचान है, हमारी अपनी एक शिक्षा पद्धति है। वो चीजें चाहे हम अंग्रेजी में पारंगत हो जाएं, हम फारसी पढ़ लें, उर्दू पढ़ लें, हम जर्मन पढ़ लें, हम दूसरी भाषाएं पढ़ लें, लेकिन हमारी जो अपनी शिक्षा पद्धति है उसमें हम हमारी लोकल भाषा पे जरूर उसको पढ़ें, लोकल भाषा पढ़ें, लोकल लैंग्वेज रहें, लोकल लोगों के साथ जुड़े रहें, अपने अपने जो सारे जो संस्कृति है उसको बचाए रखें, जब भी हम बचे रहेंगे। नहीं तो हम लोग क्या है, हम लोग भी दूसरे पश्चिमी जो दुनिया है उसमें अगर हम अंधाधुंध उनको फॉलो किया, हाँ, तो वो हमें किसी को नहीं, क्योंकि ये सारा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मौसम में बहुत बदलाव हो रहे हैं, वातावरण में अलग अलग जगह का अलग अलग जगह का अलग अलग वातावरण मौसम होता है। मौसम के अनुसार हमारे यहाँ का पहनावा, हमारे यहाँ का खान पान, हमारे यहाँ के कल्चर, हमारे यहाँ की एक्टिविटी, वो सारी उस पर आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत मेहनत की है, उनकी कई सालों की तपस्याओं के बाद में जो चीजें हमें मिली हैं वो बहुत ही फूल प्रूफ है। उनमें किसी तरह का कोई डाइवर्जन नहीं है, कोई वो नहीं है। जो लोग अभी मैं ये कहूंगा यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो लोग कटाक्ष करते हैं वो मुझे लगता है कि वो उनको इतना ज्यादा गहरा नॉलेज नहीं है, पता ही नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि हम लोग पढ़ गए तो उसके बाद में वो किसी भी चीज पर कमेंट्स कर देते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे देश में न पहले कोई जातिवाद का ऐसा विशेष होता नहीं, किसी तरह के कोई गलत वो थे नहीं। तो जितनी भी चाहे शिक्षा हो, चाहे हमारे आचार विचार हो, चाहे हमारा कल्चर हो, वो सारा अपने अपने समाज के हिसाब से, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने अपने उसके सहूलियत के हिसाब से किए थे और वो बिल्कुल फुल प्रूफ में आज भी। जैसे मैं कहता हूँ गांव का किसान है, गांव को किसान में का जो पहनावा है वो उनको इसलिए पहनावा ऐसा था कि उनके लिए सूटेबल था, हाँ, कठोर करता था, कितना उनको रहता था। शहर का पहनावा अलग हुआ, गांव का अलग हुआ। और कोई कोट पहन करके अगर खेत में काम करने जाएगा तो कैसे कर सकता है? इसलिए उनको कंफर्टेबल धोती कुर्ता था, तो वो कंफर्टेबली आप खेत में काम कर सकते हो, बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, इनमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। ये हमारा पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और उस श्रेष्ठता को हमें बनाए रखना चाहिए। मेरे को तो नए यूथ जो है, बच्चे नए जो है, पढ़े लिखे आगे आ रहे हैं, मैं कहूंगा कि वो खूब देश विदेश में नाम कमाएं, खूब जाए, कहीं भी जाए। पर मेरा तो ये मानना है कि वो अमेरिका में भी जाए तो वहां जाकर के अपनी जो कल्चर है, अपना जो पहनावा है और उसको वहां बरकरार रखें, वर्चस्व रखें जी। लेकिन विद्यार्थियों को फिर भी मेरा ये कहना है कि आज भी हमारा जो पुराना सिस्टम था, पुराना सिस्टम का मतलब ये था कि चीजें सारी लिख करके पढ़ी जाती है, लिख करके पढ़ा जाना आज भी उतना ही तार्किक है, उतना ही संगत है, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से याद होता है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। कोई भी चीज जो आप करते हो तो अगर एक बार लिख करके करोगे और आप 10 बार पढ़ करके करोगे उसकी वैल्यू उतनी है। तो अगर आपने एक बार लिखा और 10 बार पढ़ा तो वो बराबर होगा, आपको याद उतना ही रहेगा। और जो नए बच्चे, आजकल के बच्चे जो सारे यूट्यूब पर, टेलीविजन पर, वो सारे लैपटॉप पे, मोबाइल पे देख करके पढ़ते हैं, मतलब सुनते हैं, किसी का चैनल पे देख लिया, उसको सुन करके उनको लगता है कि हमें बहुत याद हो गया, ऐसा कुछ है। वो और भी 50 गुना कम रहता है। वो एक बार देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसकी जो मेमोरी में जो है, मेमोरी में वो इतना ज्यादा देर तक नहीं होता है। और आप अगर बार बार लिखोगे, मैं आपको यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ, विद्यार्थी जो सुन रहे हैं मेरे, उनको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने किसी चीज को 10 बार अगर लिख दिया है और वो चीज आपके इम्तिहान में अगर आई तो आपको पक्का याद आएगी। आपने अगर उसको एक को, इसलिए हम लोग गलती करते थे
स्कूल में जब गलती करते तो कह रहे आप इसको 10 बार लिख के लाओ, सवाल लिखो। स्लेट में 10 बार लिख के मिटा के उसको लिखो और फिर मिटाओ वापस। तो वो सिस्टम जो था ना, उसकी अपनी अपनी ब्यूटी है उसकी। वो अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो Yes. जाती है वो चीज़। वो अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है आपके, आपका कंसंट्रेशन बनता है उससे। बिल्कुल। एक तो आप चीजों को सिर्फ देख रहे हो और सुन रहे हो, यानी कि दो ही ज्ञानेंद्रियां आपकी एक्टिव है, लेकिन अगर आप उसको लिख भी रहे हो ना तो आपकी पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व हो रही है। Yes. तो इसलिए ज्यादा ज्ञानेंद्रियां ज्यादा एक्टिवली अगर उसमें काम करोगे तो ज्यादा जानी ही है माइंड में, और अवचेतन मन में वो सेटअप हो ही जाती है। बिल्कुल राइट। याद हो या ना हो, लेकिन अगर परिस्थिति वो सामने आ जाए वो स्थिति, तो आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं, उसको हाँ, हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल। उसमें आपको ऐसा लगेगा कि याद नहीं हुआ है, हाँ। लेकिन जब आप एग्जाम में देने बैठे थे, जब आपको जरूरत होगी तब वो आपका, क्योंकि आपने 10 बार लिखा है तो आपके कॉन्शियस माइंड में है वो चीज, तो वो आपको क्लिक करेगी। और आजकल के जो इम्तिहान है, जो एग्जाम होते हैं, वो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इनमें तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों को मेरा बार बार ये कहना रहता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ, क्लास में जाता हूँ, कभी बड़ी उसमें, और आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं विशेष तौर से ये कहना चाहता हूँ कि आप लिख करके पढ़ें। आप जितनी बार लिखेंगे चीजों को, उनकी उतनी बार जब आप एग्जाम में देने बैठेंगे तो आपको, जब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्लिक करेगा कि ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है, आंसर ये ठीक है इसका। सर, डेयरी, पशुपालन, फार्म हाउसिंग, इनके क्या भविष्य है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आने वाले समय में चूंकि खेती जो है हमारी, किसानी है, तो एग्रीकल्चर में अब सस्टेनेबिलिटी आ गई। मतलब अब बहुत बिल्कुल ऐसा आ गया है कि अब जमीन जितनी थी, ज्यादातर जमीन जुत गई है। पहले जमीन थी, बंजर जमीनें पड़ी थी, गोचर थे, वो सारे करीब करीब हमारे देश में वनों की संख्या भी बहुत कम हो गई। हालांकि अब सरकार दूसरी तरफ चल रही है, वनों से जो आबादी है संरक्षण कर रही है, उसका एरिया भी बढ़ा रही है। लेकिन जो जोत लायक जमीन है, खेती लायक जमीन है, वो लगभग एग्जॉस्ट हो चुकी है। दूसरा, हमने कैपेसिटी जो हमारी प्रोडक्शन की थी वो हाईएस्ट पहुंचे थी। अब हमने इतने सारे कीटनाशक, इतने सारे फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किया कि हम प्रोडक्शन बढ़ाने में, अब हमारे यहाँ को ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है खेती के मामले में, प्रोडक्शन खूब बढ़ने लग गया है, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ दूसरा पॉइंट में जब हम देखें तो हमारे यहाँ गंगानगर से उधर से एक कैंसर ट्रेन भी चलती है। तो इसी का कारण है कि हम ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे थे, तो ज्यादा प्रोडक्शन में हम ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहे थे, ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे थे, उन्हीं चीजों को हम लोग खा रहे थे। तो खाने के बाद में कैंसर जैसी बीमारी बढ़कर, इसी वजह से इसका जो कारण वैज्ञानिक तरीके से जो उसकी शोध हुई है तो ये पता चला है कि ये बहुत ही हानिकारक हुई है। इसलिए किसान भाइयों को मेरा ये कहना है कि आप खेती पर, अब खेती को वैज्ञानिक तरीके से करें, और जो परंपरागत खेती है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की आवश्यकता है। जैसे अब हॉर्टिकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर से मतलब ये है कि आप अभी जैसे कैश क्रॉप है, या जैसे सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, ऐसी चीजें लगाएं जिनकी मार्केट में आवश्यकता होती है। जैसे इस एरिया में हम लोग जहाँ बैठे हैं, ये एरिया खेती बाड़ी के लिए फेमस है, बसी एरिया है, यहाँ टमाटर का बहुत प्रोडक्शन होता है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में हम फार्मर्स को यहाँ ट्रेंड करें कि वो अपने कोई प्लांट्स लगाएं। मान लो टमाटर का केचप बनाना है, सॉस बनाना है, तो यहाँ का टमाटर दिल्ली तक जाता है, बॉम्बे तक जाता है, तो वहां जाकर के वो वैल्यू एडिशन होकर यहाँ से 2 रुपए किलो से लेके 10 रुपए 20 रुपए किलो टमाटर बिकता है। तो वहां जाके जो सॉस है उसकी रेट आप लोग जानते हैं, लोग डेली काम करते हैं। तो ये जो काम है वो हमारे किसान यहाँ या तो कोऑपरेटिव बेसिस पे, या कोई सरकारी सिस्टम ऐसा हो कि यहीं कोई फैक्ट्री लगे, फार्मर को अपना प्रॉपर वैल्यू मिले। तो ये खेती में तो अब इतना है कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, लेकिन इसके साथ साथ अब जो संभावनाएं हैं वो हॉर्टिकल्चर में है, वो फ्लोरिकल्चर में है, वो फिशिकल्चर में है, वो डेयरी में है। इन चीजों में बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि डेयरी तो हमारा हमेशा से बैकअप रहा है किसान का। राजस्थान में, पूरे दुनिया में ये माना जाता है कि राजस्थान डेजर्ट है, पानी की बहुत कमी थी, लेकिन दुनिया में किसान अपने बहुत सारे किसान हैं जो मौत को गले लगाते हैं। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत कम और ऐसा होता है, अदरवाइज तो किसान कभी आत्महत्या नहीं करता। उसका एक कारण ये है कि वो पशुपालन उसके पास है। जब उसके मान लो कभी अकाल पड़ गया, कभी, अब जैसे इसी साल का आप देखो कितनी सारी किसान की फसल बिल्कुल तैयार थी, सारी तैयार फसल घर में ले जाने में सिर्फ 10 दिन का टाइम था, और उन्हीं 10 दिनों में ऊपर वाले ने की ऐसा हुई कि किसान की फसल की दुर्गति हो गई, ओले पड़ गए, ओले से सारी फसल नष्ट हो गई है, और खराब होने के बाद में किसान कहीं का नहीं रहा।
तो जिन किसान भाइयों के पास पशुपालन है, जिनके पास जानवर हैं, जिनके पास भेड़ है, बकरी है या भैंस है, गाय है, तो वो कम से कम अपना पूरा गुजारा करेंगे। वो अपने बच्चों को, जैसे हम लोग कहते हैं कि इस एरिया में धौलपुर तक का हमारे पास वो रहता है, आना जाना रहता है, तो इधर किसानों के लिए बकरी पालन एक बहुत अच्छा स्कोप है। बकरी एक चलता फिरता एटीएम है। चलता फिरता एटीएम। यस, बकरी की जिस समय किसान को लगता है कि मुझे मेरे बच्चे की फीस भरनी है, या मेरे घर में कोई रिश्तेदार है, बहन बेटी आई हुई, मुझे उसके कपड़े लेने, वो अपने घर में की एक बकरी भेज देता है। एक बकरी बिकने 5,000, 6,000, 7,000 की जैसे भी उसको मिलता है, वो अपने खेती काम चला लेता है। बकरी में प्रोलिफरेशन भी बहुत जल्दी है, साल में 2 बार बच्चे पैदा करती है। तो ऐसे बकरी पालन से बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो उसका फायदा ले रहे हैं, है ना। और दूसरे जैसे दूध है, अब दूध से, क्योंकि दूध से पैसा मिलता है, तो किसान को खेती में जब होता था, किसान का ट्रेडिशनल खेती में क्या था, पूरे साल खेती करता था, साल के अंत में खेती बेच करके आता था, वो सारे हिसाब किताब करके उसे सारा पैसा जो भी मिलता था वो खत्म हो जाता था। लेकिन अभी जो है वो पशुपालन के माध्यम से वो दूध बेच करके कैसे पैसा लेता है, बकरी पालन से ले सकता है, वैल्यू एडिशन कर सकता है, इसमें दूध का काम कर सकता है। तो ये सारी चीजें, पशुपालन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से किसान अपने को अच्छा पैसा ले सकता है, वो अपने परिवार को पाल सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। और सरकार ने बहुत सारी स्कीम निकाल रखी है, बहुत सारी जैसे नए कॉलेजेस खोले हैं उनके बच्चों के लिए, इसके अलावा आपके जगह जगह अस्पताल खोले हैं। आवश्यकता इस बात की है कि किसान को जागरूक होने की है। जागरूक नहीं है, सिर्फ हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद में किसान आपको अभी तक ये जागरूकता नहीं है कि पशुओं में टीकाकरण कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। टीकाकरण नहीं कराते हैं या बीमा नहीं कराते हैं। मान लो जानवर है, जानवर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और बीमा नहीं कराते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बहुत समय बार कहता हूँ, लेकिन अभी भी मेरा आपके कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को भी ये कहना है कि सरकार इस ओर सोचे कि वो बहुत सारी सामाजिक योजनाएं चलाएं। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये है कि वो किसान की खेती का और उनके पशुओं का पूरी तरह से 100% बीमा करना चाहिए, और बीमा सरकार अपने पैसे से करे। जो किसानों को दूसरे लाभ दे रही है या जो लोगों को दूसरे लाभ दे रही है, इसके बजाय वो क्योंकि किसान का चाहे पैसा कम लगे, लेकिन वो इतना जागरूक नहीं, वो करवा नहीं पाता है। उसको कहाँ फॉर्म भरना है, उसको कहाँ जाना है, कितना क्या करना है, तो वो 100% बीमा नहीं होता, उनको जानकारी नहीं होती। तो अभी इस समय में जितना भी मैं लगभग पूर्वी राजस्थान के बहुत सारे जिलों में इस समय जो ओलावृष्टि हुई है, तब मैं गया हूँ, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मिला, वहाँ के किसानों से मिले कि उनको वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको कहा भाई जल्दी से गिरदावरी भी की जाए, उनको मुआवजा मिले, और जिन लोगों ने बीमा करा रखा है उनको बीमा भी हो। पर ये निकल करके बात यह है कि मुझे लगा कि इसकी आवश्यकता इस बात की है कि बीमा सरकार कराए। सरकार अपने उससे, जब किसान जागरूक हो जाएगा तो आप शिफ्ट कर दें उनपे, भले ही उसका जो पार्ट पैसा उनसे ले लें, लेकिन एक बार जागरूकता आ जाए, 100% खेती का बीमा होना चाहिए, जिससे जब भी कभी ऐसी कोई अतिवृष्टि या अनावृष्टि होती है तब किसान को पूरी तरह से 100% मुआवजा मिले। इसी तरीके से पशुओं का बीमा भी सरकार अपने पैसे से कराए, एक बार कराए, जिससे एक ट्रेंड चल जाए, किसानों को पता चले कि उसके साथ उसका जानवर मर गया, 1 लाख का भैंस आती है, उसको पता चला कि उसको 60,000 70,000 का जो भी बीमा फिक्स कर रखा था, उसके बाद में उसको पैसे मिल गए, तो वो दूसरा जानवर ला सकता है। दूसरा जानवर लाएगा तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, अपने परिवार को पाल लेगा। तो जब उसको पता चलेगा कि मेरा ये बीमा करा रखा था सरकार ने, तो उसकी वजह से मुझे इतना लाभ हो रहा है, तब जाकर के उसमें जागरूकता आएगी। बाद में भले ही सरकार है उसको धीरे धीरे विड्रॉ कर ले, उनका पार्ट देने में आपको 10% कराना है, 20% कराना है, उसका आ जाए, लेकिन एक बार सरकारी स्तर पर ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान इतना जागरूक नहीं है, इसमें बहुत समय लगेगा। और ये बीमा एक ऐसा हुआ है, जैसे व्यक्तियों का, आदमियों का बीमा होता है, ऐसे ही पशुओं का और फसल का बीमा करवाया जाना बहुत आवश्यक है, मेरा ये मानना है। जी सर, आप पशु चिकित्सक भी है, तो ऐसी बहुत सी बीमारियां होती है जो जानवरों में लग जाती हैं और जानवरों से मानव में भी आ जाती है, तो उनकी देखभाल के लिए, उनकी टेक केयर के लिए उनसे किस तरीके से बचाव सावधानियां रखें? हाँ, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसानों की बात करें वो तो ठीक है, आजकल पढ़े लिखे लोग जो हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी इतने अवेयर नहीं है। हम लोगों ने अभी भारत सरकार का एक हमारे पास प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो राजस्थान सरकार के थ्रू आता है, उसमें दोनों ही भारत सरकार और राजस्थान सरकार का पैसा लगा होता है। उस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे बहुत सारी जगह अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में अच्छे लोगों के साथ जाने का मौका मिला, उनसे बातचीत करने का। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से
फिर सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं, इन्फेक्शियस जो जो संक्रामक रोग जो हैं, उनमें से 60% से ज्यादा रोग ऐसे हैं जो पशुजन्य हैं। हम लोग जानते नहीं, हमें पता नहीं है, और किसान नहीं, जो पढ़े लिखे लोग वो भी नहीं जानते हैं। जब हम लोग जाते हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉप मोस्ट स्कूलों में जाते हैं, उनके टीचर से, उनके बच्चों से पूछते हैं कि आप बताइए कौन से आप जानते हैं जानवरों से कौन सी बीमारी फैलती है, तो बड़ी मुश्किल से कुछ लोग बता पाते हैं कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, बाकी किसी को नहीं पता। जबकि 60% से ज्यादा बीमारियां जो है वो पशुजन्य है, जिनमें हम हमारे राजस्थान की बात करें तो ये तो रेबीज को तो जानते ही। इसके अलावा राजस्थान की बात करें या भारतवर्ष की बात करें तो टीबी की बीमारी ऐसी है, ट्यूबरक्लोसिस, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा है। और टीबी जो है वो पशुओं के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से आदमियों में फैलती है। और इसका उल्टा भी है, आदमियों से भी कुछ बीमारी ऐसी जैसे जिसको रिवर्स जूनोसिस कहते हैं, वो जानवरों से आदमियों में फैलती है, जिसका उदाहरण जैसे ट्यूबरक्लोसिस भी है। मान लो जानवर को टीबी है और आप उसको उसके नजदीक रहते हो, उसकी देखभाल करते हो, उसके साथ उसको खाना खिलाते हो, रखते हो, जो भी केयर करते हैं, तो उसके माध्यम से वो भी उसके माध्यम से, दूध के माध्यम से या और किन्हीं माध्यमों से जानवर से भी आदमियों में फैलती है और आदमियों से जानवरों में फैलती है। तो इसको जूनोसिस बोलते हैं। जो बीमारियां जानवरों से आदमियों में फैलती है वो उसको जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, और जो आदमियों से जानवरों में फैलती है उनको रिवर्स जूनोसिस बोलते हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं रेबीज और टीबी के अलावा? रेबीज और टीबी के अलावा जैसे हम बात करें ब्रुसेलोसिस की, ब्रुसेलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेडिकल डॉक्टर बहुत लंबे समय तक तो उनको यही पता नहीं चलता कि बीमारी क्या हो गई आदमी को। व्यक्ति को रात को पसीने आते हैं, पसीने में बहुत बदबू आती है, चिड़चिड़ापन रहता है, उसको बुखार आता है, चला जाता है, और बहुत लंबे समय तक कुछ पता नहीं चलता, दवाइयां लेता रहता है, डॉक्टर को मालूम नहीं चलता। तो वो ब्रुसेलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जानवर में तो क्या अबॉर्शन हो जाता है उससे, लेकिन अगर वो व्यक्ति जो जानवर रखता है वो उस समय जब ब्रुसेलोसिस हुआ तब वो जानवर के संपर्क में आया, उससे वो व्यक्ति में फैल जाती है और वो उसको हो जाता है। तो उसका डायग्नोसिस बहुत लंबे समय तक हो ही नहीं पाता है, लोग मेडिकल डॉक्टर, तो ऐसे है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारी जैसे ट्यूबरक्लोसिस बताया मैंने, ब्रुसेलोसिस बताया, साल्मोनेलोसिस बताया है। ये दूसरा अभी लेटेस्ट जो जितनी बीमारी आती है, जो आप बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, अभी कोरोना जो पिछली बार अभी थोड़े दिन पहले जो देखा पूरे विश्व में, कोरोना की जो महामारी आई है, उसका भी एकदम अभी तक पूरी तरह से नहीं कह पा रहे हैं, पर कहीं कहीं उसका भी जानवरों से। तो अभी जितनी भी बीमारियां नई आ रही हैं वो लगभग बीमारियां अधिकतर जानवरों से व्यक्तियों आदमियों में फैल रही है। बर्ड फ्लू हम लोग देख ही रहे हैं, स्वाइन फ्लू हम लोग देख ही रहे हैं, है ना। और इतनी सारी बीमारी आ रही है जो हाहाकार मचा रही है पूरी दुनिया में। तो इनसे जो बचने के लिए मेरा ये कहना है सभी भाइयों को कि साफ सफाई एक पहला वो है कि जानवर रखना तो हमें रखने ही रखने, क्योंकि हमारी परंपरा ऐसी है, हम जानवर के बिना रह नहीं सकते। और हमारे पास हमारे देश में ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि कोई एकदम सेपरेट सारा ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, हमारे कोई बड़े फार्म नहीं है जिससे फार्म पे सारा सिस्टम अलग हो रहना। ज्यादातर जो किसान है वो जानवर साथ रखता है, घर का बाड़ा होता है लेकिन बाड़ा और घर पास पास होते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। जानवरों को भी साफ पानी पिलाएं, उनके आसपास साफ सफाई रखें। जितना साफ सफाई रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उतना प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, बीमारी उनको भी नहीं लगेगी और हमें भी नहीं लगेगी। टीकाकरण जरूर कराना है जिससे जानवरों में बीमारी नहीं आए। और व्यक्ति अपने बच्चों को, आजकल तो हमारे यहाँ तो सरकारी सिस्टम चले हुए, आदमियों में तो टीकाकरण होता ही होता है, पर जानवरों में भी टीकाकरण करवाया जाना बहुत आवश्यक है। सर, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं जी, उसके बारे में बताइए। स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करने के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मैं छात्र जीवन में मुझे प्रेसिडेंट रहने का भी मौका मिला। मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा, स्टूडेंट यूनियन का। तो मुझे लगता है कि छात्रों को प्रॉपर समय पर गाइडेंस की बहुत आवश्यकता होती है। सही समय पर अगर सही गाइडेंस नहीं होगा तो उसको जो करियर में अपॉर्चुनिटीज है वो मिस कर जाते हैं। हाँ, तो मुझे ये बहुत लंबे समय से मैं ये फील कर रहा था कि हम कैसे हमारे विद्यार्थियों को कहाँ ज्यादा से ज्यादा, तो क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में बहुत आसान है कि आपके जो टारगेट ग्रुप्स हैं उन तक आप अपनी बात बहुत अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं। तो मुझे जहाँ भी किसी कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलता है, गांव में जाने का मौका मिलता है, वहाँ मैं सब लोगों को यही कह करके आता हूँ, अपना नंबर भी देता हूँ, अपनी आईडी भी देता हूँ कि बच्चों को जब आपको करियर डिसाइड करना हो
जो बच्चे 10th में पढ़ते हैं उनको तो सब लोग जानते, इतना है कि भाई साइंस, इतना तो जानते हैं लोग कि साइंस दिलानी है। हम लोग जब पढ़ते थे, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा आपको कि जब हम लोग पढ़ते थे तब हम ज्यादा, हमारे गांव में इतना ज्यादा पता नहीं था, सिर्फ इतना पता था कि डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, तो उतना ही है। पर उसके ज्यादा ये पता नहीं था कौन से सब्जेक्ट लेते हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि मैं जिस समय मैंने 9th क्लास में एडमिशन लिया था, हमारे जब हम पढ़ते थे तो 9th से ही सब्जेक्ट लेते थे, 11th में लेते हैं, पहले 9th में था। तो मेरे जिस व्यक्ति ने फॉर्म भरा था उसने, उन्होंने बायोलॉजी टिक कर दी, तो मैं आज बायोलॉजी का स्टूडेंट हो गया। मुझे नहीं पता था उस समय, अगर वो मैथ्स करते तो मैथ हो जाता। हम लोग ज्यादा नहीं थे, जो व्यक्ति फॉर्म भरता था, जो हमारे सीनियर वहाँ जो विद्यार्थी होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, उन्होंने बायोलॉजी कर दिया, तो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ लिए। तो अब ऐसा नहीं है, लेकिन अब क्या है कि शहरों में तो लोग अवेयर हैं, माँ बाप भी पढ़े लिखे, उनको तो मालूम होता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज भी बड़ी परेशानी है। ग्रामीण परिवेश के माँ बाप को ये नहीं पता कि 12वीं क्लास के बाद में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कौन से फॉर्म भरने चाहिए, बच्चों को कहाँ भेज सकते हैं, कितना क्या फीस स्ट्रक्चर है, बच्चों को कहाँ जाना चाहिए, कौन सी शिक्षा दिला सकते हैं। सिर्फ मेडिकल और डॉक्टर और इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारी संभावना है, तो मैं वो बताता रहता हूँ। तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं कुछ लोगों को बताना चाहूंगा कि स्कोप बहुत ज्यादा है। बच्चों को सिर्फ इतना ही है, नहीं है कि आप टारगेट यही रखें कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना है। आज मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे, जैसे अभी एक मैं फुर्सतगंज में एविएशन एकेडमी है, राजीव गांधी एविएशन एकेडमी है, वहां मैं जाके आया, मेरे बेटे का वहाँ सिलेक्शन हुआ था, तो उसके साथ में मुझे पता चला कि हमारे यहाँ के लोग जाते ही नहीं, मालूम ही नहीं किसी को। जबकि जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो इनकम टैक्स पेड नहीं है, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनके बच्चों की फीस 50 लाख फीस है वहाँ की, वो सारी सरकार भरती है। पर हमें अवेयरनेस नहीं है, लोगों को नहीं पता, सिर्फ इतना ही पता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग करना है, जबकि इतना अच्छा स्कोप है, इतना एविएशन में कितने अच्छे स्कोप है। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी क्षेत्र हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र में बहुत सारे वो हैं, स्कोप है, एनसीसी में स्कोप है बहुत सारे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के तो हैं। इसके अलावा बहुत सारे और सारे वो हैं जिनमें है। तो ये हम लोग काउंसलिंग के थ्रू बच्चों को बताते हैं कि आप 12th के बाद में आप क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हो, आप कहाँ कहाँ पढ़ सकते हो, आप कहाँ एडमिशन ले सकते हो। हमारे बच्चों को ये मालूम, ग्रामीण परिवेश के बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि जेएनयू में एडमिशन कब होता है। मान लो यूजी कर लिया तो उसके बाद पीजी में एडमिशन लेना, पता चला वहाँ की डेट निकल जाती है। यहाँ के लिए मैं बताना चाहूंगा, स्पेशली बस्ती क्षेत्र के लिए इतना बड़ा कॉलेज, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इसी तरह का इंस्टीट्यूट यहाँ खुला हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ के लोकल बच्चे हमारे पास नहीं है अभी भी। और हम इतना ज्यादा, वो बाहर के बच्चे आते हैं, यहाँ के बच्चों को यही नहीं है कि कब फॉर्म निकलता है, फॉर्म कैसे भरना है, उसके बाद काउंसलिंग करवानी है, एग्जाम देना है, फिर टिक करना है, कॉलेज में एडमिशन कैसे लेते हैं। तो अभी भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि जयपुर में जो बस्सी में डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, जहाँ आज आप हमसे बात कर रहे हैं, वहाँ जेट के थ्रू एग्जाम होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो बच्चे 12वीं पास करते हैं, उनको जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो आजकल जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करा रही है। उसके माध्यम से उनको फॉर्म भरना है। तो बच्चे पहले फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद में उनका एग्जाम आएगा, उस समय एग्जाम दें, एग्जाम के बाद में काउंसलिंग होती है ऑनलाइन। उस काउंसलिंग में आपको कॉलेज टिक करने होते हैं कि आपको क्या प्रायोरिटी रखनी है, कहाँ कौन से कॉलेज मिलेगा। उसमें भी बड़ी दिक्कत रहती है बच्चों को कि वो प्रायोरिटी नहीं फिक्स कर पाते, या ज्यादातर कॉलेज नहीं भरते, कम कॉलेज भर देते हैं। लास्ट में उनको पता चला कि वो थोड़ा और भर देते तो नीचे तक आ जाता। तो इसलिए ये सिस्टम है। इसलिए मैं यहाँ के जो आसपास के बच्चे हैं, दौसा के, अलवर के, भरतपुर के, इस एरिया के, जयपुर के, उनको मैं कहना चाहूंगा आप जब चाहें जब यहाँ आकर के मिल सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। आप जब भी जयपुर आए, आते जाते समय मिल सकते हैं। आप टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, आप फेसबुक पे बात कर सकते हैं, आप किसी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई क्वेरी हो, आप पूछना चाहते हैं कहाँ एडमिशन लिया जा सकता है, किस सब्जेक्ट के क्या स्कोप है, कहाँ, और इसका आगे जाकर के इनके नौकरी के क्या एवेन्यूज हैं, या आप पर्सनल अपना काम करना चाहें तो उसमें क्या संभावना है, वो सारी इस काउंसलिंग के थ्रू हम बताते हैं। तो बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनको मैं पर्सनली जाकर कहता हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगा कि जिनको भी किसी भी तरह की कोई क्वारी है, आप मुझे कभी भी रात को 12 बजे भी करेंगे तो भी हम आपको लिए, कभी भी मेरा फोन बंद नहीं रहेगा, टेलीफोन पर पूछ सकते हैं, आकर के मिल सकते हैं। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हमने जो पीड़ा भोगी है, जिससे हम निकल के आए हैं, वो उन बच्चों को नहीं हो। जब मैंने फॉर्म भरा था, मुझे सब्जेक्ट मिला, तब ऐसा लगता है ना कि टिक से हुआ था। तो आज ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तो पूरी दुनिया में सारी फैसिलिटीज है, गांव में इंटरनेट है, टेलीफोन भी है, बच्चों के पास सब कुछ फैसिलिटीज है। फिर भी बहुत सारे लोग हैं, ये मैं मानता हूँ कि ज्यादातर लोग अब
काफी कुछ सीख गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत बचे हैं अभी भी। तो जो बचे हैं ना, उनके लिए हम लोग ये सारा काम। जी सर, आप समाज सेवा भी करते हैं, मैं आपकी डीपी वगैरह देखती रहती हूँ, तो समाज सेवा का फितूर कहाँ से, क्या भावना के साथ समाज सेवा का जो फितूर है, जो भावना है, उसकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को समाज में अपनी भूमिका अपनी कैपेसिटी के अनुसार देनी चाहिए। ऊपर वाले ने जिसको जिस कैपेसिटी जितनी दी है, वो उस कैपेसिटी से अगर काम नहीं करेगा, तो मेरा ये मानना है कि उसको अगली बार वो भूमिका नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसने अपनी भूमिका को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया। व्यक्ति का जो सुप्रीम पावर में विश्वास करते हैं, जो मैं करता हूँ, मुझे लगता है कहीं कहीं कोई सुप्रीम पावर है जो सारा ये सब कुछ चलाती है। उनका अपना एक सिस्टम है, वो बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं, गलती नहीं हो सकती। आपको जिम्मेदारी दी गई है, हमें जिम्मेदारी दी गई है कि, और वो जिम्मेदारी जो मैं मानता हूँ वो सबसे बड़ी है कि जिस व्यक्ति को जितना योग्य बनाया है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने से नीचे की तरफ देखे और अपने से जो नीचे वाले हैं उनको जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद करे। अगर उस भूमिका में वो सही खरा उतरता है, तो मुझे लगता है कि उसको उस जिम्मेदारी उन्होंने अच्छी तरह से निभाई, और आने वाले समय में उनको और भी जिम्मेदारी दी सकती है। क्योंकि हम रूटीन में भी ये देखते हैं कि जो व्यक्ति काम करता है उसको उसी को जिम्मेदारी मिलती है, तो बखूबी नहीं रहता, और उसको प्रमोशन होता है, उसको जिम्मेदारी मिलती है, बहुत सारी जिम्मेदारी मिलती जाती है। और जो नहीं काम करता है, वो फिर उसको आइडिया लेकर वो डाउन जाता है। तो ये नेचर में भी यही है सारा। सुप्रीम पावर एक विशेष मनुष्य में जो विशेष विशिष्टताएं डाल देती है, उसको जिम्मेदारी पूर्वक लेनी चाहिए। जी बिल्कुल लेनी चाहिए। तो ये जो मेरा जो छात्र जीवन था, मैंने बताया कि मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल में ये 80s की बात है, स्कूलों में पहले चुनाव हुआ करते थे, और चुनाव होकर के प्रधानमंत्री बनाते थे। उसका नाम था अभी जैसे स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनाते हैं, ऐसे 8 तक का जो स्कूल था उसका मेरे को याद है कि उसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होता था, प्रधानमंत्री बनाते थे उसमें, तो वो बच्चे चुनाव करते थे। तो मैं उस समय भी एक्टिव था, मैं कई बार हमारे स्कूल में भी छात्रों का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद में फिर मैं कॉलेज में आया, कॉलेज में आने के बाद भी मैं बहुत सक्रिय रहा, और मैं 99-2000 में विद्यार्थी परिषद से स्टूडेंट यूनियन का राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर का था, उसका छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। तो उस समय मेरा बहुत बड़ा एक्सपोजर, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। हालांकि मैं उस समय मुझे लगता था कि मैं डिग्री करके आने के बाद में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहता था, और उसकी तैयारी भी कर रहा था, पर वो ऊपर वाले को जो मंजूर होता है, वो परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं उधर गया, और वहाँ उस समय इलेक्शन का माहौल था। तो मुझे सारे जो छात्रों का ग्रुप था, उन्होंने कहा कि आपको इलेक्शन लड़ाते हैं, तो मैं उधर आ गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि डेस्टिनी जो होती है, वो अपना में वो तरीका है, वो कहीं कहीं से आपको जहाँ जाना होता है वहीं पहुंचते हैं। तो मैं छात्र जीवन से मैंने देखा कि व्यक्ति को अपनी भूमिका सही तरीके से अदा करनी चाहिए। मैंने छात्र जीवन में रहते हुए उस समय बहुत सारे काम ऐसे किए, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि होम साइंस का जो सब्जेक्ट था, क्योंकि हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थे उस समय, तो होम साइंस का सब्जेक्ट ऐसा था, उस सब्जेक्ट को कहीं कंसिडरेशन में नहीं लेते, सिर्फ इतना ही मानते थे कि होम साइंस में पढ़ेगी बच्ची, वो खाना पीना बनाना सीख जाएगी, उसमें नौकरी के ज्यादा चांसेस थे उसमें देते। हम लोगों ने उस समय सरकार को कहा, आरपीसी को कहा कि इसको आरएस के इम्तिहान में इसका सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाए, तो वो हुआ। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर के जो बच्चे थे, हमने सरकार को कहा, वो वहाँ उस समय कमिश्नर थे, उनको बोला कि आप जो एग्रीकल्चर से पास करके जो ग्रेजुएट बच्चे जाते हैं, वो सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहते, तो उनको एक मुरब्बा जमीन दी जाए फ्री में, वो अपना एक्सपर्टाइज जमीन में खुद खेती करें, वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, और वो फिर किसानों को सिखाएं, और वो अल्टीमेटली वो हुआ। तो ऐसे जैसे फिर हमारे में जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, तो उसमें वेटनरी आता था, होम साइंस आता था, और एग्रीकल्चर आता था। ऐसे हमने वेटनरी के विद्यार्थी थे, उसमें ये होता था कि वेटनरी के जो छात्र थे, वो दूसरे जो स्टेट के बच्चे थे, वो ग्रेजुएशन करके आते, राजस्थान में नौकरी मिल जाती थी बहुत आसानी से, और कई बार ऐसा होता था कि हमारे राज्य के बच्चे रह जाते थे डॉक्टर्स। तो हमने उस समय सरकार को कहा, हमने बहुत अच्छी तरह से मैंने उस बात को लीड किया और रखा, और हमने उस समय राजस्थान के लोकल लैंग्वेज का पेपर जो आज भी चलता है, आरपीएससी के एग्जाम में आपको टेक्निकल सब्जेक्ट का पेपर तो होता ही है, लेकिन वेटनरी ऑफिसर अगर आप लगते हो तो उसमें एक पेपर राजस्थानी भाषा का भी उसका देना पड़ता था। जी, तो वो हमने शुरू कराया, जिससे राजस्थान के लोगों को प्रायोरिटी मिलना शुरू हुई। अब बहुत कम लोग आते हैं बाहर के। तो इस तरीके से स्टूडेंट लाइफ में हमने ऐसी जिम्मेदारी जो थी वो बड़ी अच्छी तरह से
इतनी मैच्योरिटी से हमने भाई इसके साथ साथ स्टूडेंट भी काम होते थे, जैसे विद्यार्थी उस समय कहते हैं उनके छोटे छोटे से होते हैं, जैसे हमें भाई पिक्चर देखने जाना है, हमें हमारे टिकट नहीं मिलता है ठीक से, उस समय बड़ा माहौल हुआ करता था। तो हमने पहले से ही वहाँ के उनको बुलाया मैनेजर्स को और उनको कहा कि हमारे विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र आएगा उसकी अलग विंडो होगी और उसकी विंडो पे अलग से वो जब भी वेटिंग नहीं करेगा, वो आएगा और वो सीधे जाकर के वहाँ पर टिकट मिलेगा। ये युवाओं के लिए तो वो युवाओं के लिए अलग मुद्दा था। तो वो वहां से ये चीजें निकल के आई। फिर मुझे लगा कि हमें और हमारे देश की रीति नीति बनती है उसमें भी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आज हम बहुत नीचे से होते हैं, सारी चीजें जानते हैं, तो खेती कैसे होती है, पानी कैसे देते हैं, बीज कैसे बोते हैं, उससे लेके कौन कौन से सारी चीजें जान करके हम बहुत अच्छे अब ऊपर तक की चीजें देश विदेश में हम बात कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, अंग्रेजी में कर सकते हैं, दूसरी जर्मन भाषा में कर सकते हैं। तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं रहा। हमारी सोच अब इतनी हो गई है, तो अब हम लोग चाहते हैं कि हम पॉलिसी डिसीजन में हम पार्टिसिपेट करें। जो गांव से निकला हुआ बच्चा, गांव से निकला हुआ आदमी जिसको सारी चीजें आती हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर पे दुनिया को देख करके प्लानिंग पॉलिसी नहीं बनाए, उसको जो प्लानिंग पॉलिसी बने वो व्यक्ति बनाए जो नीचे से उठा, उसको ये पता हो कि आज राजस्थान में पूर्वी नहर जो परियोजना है उसकी कितनी आवश्यकता है या पानी की कितनी आवश्यकता है, वो व्यक्ति जान सकता है जिसको वास्तव में नीड है। उन लोगों को नहीं पता जो कागजों में चलता है, जिसको ऊपर से नीचे इधर से उधर भेज रहे हैं ना, उनको वास्तव में मालूम नहीं है। वास्तविक परिस्थितियां धरातल पे ही जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप फील्ड से आते हैं, तभी आपको पता चलता है कि ये मुख्य समस्या है और उन्हीं का निदान होना चाहिए घरों में। तो ये कारण है जिससे मुझे लगा कि सोशल सर्विस है वो बहुत जरूरी है। समाज का आप सामाजिक काम करेंगे, समाज से निकल करके आप जाएंगे, आपको स्पेस मिलेगा, आप जाकर के सरकार में पार्टिसिपेट करें। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे व्यक्तियों को आगे आना चाहिए, और नहीं तो अगर लीड नहीं किया, अच्छे लोग निकल करके, ग्राउंड लेवल के लोग निकल करके आए, उन्होंने लीड नहीं किया, प्लानिंग पॉलिसी में भाग नहीं किया, राजनीति में नहीं गए, तो फिर ऐसे गुंडे मवाली लोग जो हैं वो राजस्थान की या देश की उनमें पंचायतों में जाते रहेंगे और वो ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो उनकी उसकी हो। वो किसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब उसका जो हम कहें कि होलिस्टिक एक जो डेवलपमेंट होना चाहिए, होलिस्टिक जो चीज है वो तब आएंगी जो हर तरह के लोग होंगे, साइंटिस्ट भी होंगे, दूसरे भी लोग होंगे, लेकिन वो लोग भी हों जिनके लिए नीति रीति बनाने के लिए वो खुद स्वयं उसमें उपस्थित हों। ये एक कारण है जिसमें हम सोशल सर्विस करते हैं, उसके माध्यम से लोगों में जाते हैं, उनको बात रखते हैं अपनी, और बड़ा अच्छा लगता है कि लोग हमारी बात को मानते भी हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके का आपके विचार है, बिल्कुल सबको साथ लेकर चलने वाले, आप जिस स्तर पे हैं उससे नीचे स्तर के लोगों को आप सपोर्ट करते हैं पर्सनली, प्रोफेशनली, तो निश्चित रूप से लोग सुनेंगे कि एक मदद का हाथ कहीं से बढ़ता हुआ आता है तो अच्छा लगता है। सर, अब समाज के बीच रहते हैं, हम घूमते हैं, फील्ड पे रहते हैं स्पेशली, तो वहाँ पर किस किस तरीके की समस्याएं मिलती है, सामाजिक मुद्दे किस किस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं? सामाजिक मुद्दे जो हैं फील्ड में बहुत अलग तरह के, शहरों में गाँव में बड़ा अंतर है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, गांव में जो चीजें होती है बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लेते हैं, जैसे आज पानी की बात करें, पानी एक बहुत बड़ा इश्यू है। अभी हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो स्पेशली राजस्थान में भी, पूर्वी राजस्थान की जब बात करें तो पानी इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जहाँ पानी की नदियां बहती थी वहाँ आज पीने के पानी की उपलब्धता भी नहीं है। और इस इशू पर बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, लोग उद्वेलित भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन सरकारों के उसमें कंसिडरेशन में अब ये इशू है नहीं। लेकिन इशू इतना बड़ा है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने आज कोई डिसीजन लिया और कल से आपको पानी उपलब्ध हो जाए, ऐसा नहीं है। सरकार जो है वो जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी जो बनाती है, गड्ढा खोदा, उसमें से पानी निकाला, एक बार पीने की व्यवस्था कर दी, वो बहुत शॉर्ट टर्म है, वो भी अब जमीन में पानी नहीं बचा। इसलिए ऐसे मुद्दों पर बहुत लंबा समय लगता है, 20 साल लग जाते हैं बड़ी प्लानिंग पॉलिसी में। आज राजस्थान नहर को आप देख रहे हैं, राजस्थान का जो पार्ट है, बीकानेर का, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, ये जो एरिया है, वो कभी बहुत बड़ा डेजर्ट हुआ करता था जिसमें लोग नाम से ही कांपते थे, वहाँ पानी है। आज में बहुत पानी है, सब कुछ हरियाली है, सारी खेती हो रही है, और जिस एरिया में पानी खूब हुआ करता था उसमें आज पानी की किल्लत है। तो वो विजन है महाराजा गंगा सिंह जी का, या सरकारों को विजन रहा, उस पर काम हुआ, वो आज उसका है। तो ऐसे ही ये विजन है, बहुत लंबे समय पर प्लानिंग पॉलिसी की जानी चाहिए, और सरकारों को सारे मनमुटाव या सारी जो है ना पॉलिटिकल बेनिफिट्स को छोड़ करके, और इसमें ये देखना चाहिए कि जनता की भलाई किसमें है। आज पानी जयपुर से नीचे हम जाते हैं, पहाड़ के नीचे, मान लो टनल से नीचे आप जाकर के, जयपुर का पार्ट है, दौसा है, करौली है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, अलवर है,
ये सारा जो एरिया है इसमें इतना डार्क जोन है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, और जबकि हमारे यहाँ से जो फ्लड में सारा पानी चंबल में चला जाता है। तो योजना ऐसी बननी चाहिए, चाहे दूसरी आप प्रायोरिटी चेंज कर दो, लेकिन ये प्रायोरिटी होगी तो इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। पानी होगा तो खेती होगी, खेती होगी तो विकास होगा, किसान भी रहेगा, बच्चे भी पढ़ेंगे, सारी चीजें जो है वो उस पर निर्धारित है। ये इस तरीके से प्लानिंग पॉलिसीज सरकारों को बनानी चाहिए। सर, आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें रटने वाली चीजें ज्यादा आ रही है, स्किल्स नहीं है, हाथ का हुनर नहीं है, तो उसपे स्किल वाली चीजें किस तरीके से डेवलप हो सकती है? अभी जो मैंने आपको बताया पहले कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है NEP 2020, उसमें इस चीज पे बहुत फोकस किया गया है कि सारी जो एजुकेशन है वो स्किल्ड बेस हो। स्किल्ड बेस हो। आप अगर 10th तक पढ़ते हैं तो 10th तक आप क्या कर सकते हैं, 12th तक पढ़ते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आपने उसके बाद एडमिशन लिया और आपको आगे नहीं पढ़ पाए तो आपने 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स किया, 2 साल का डिप्लोमा किया, या 3 साल का डिग्री किया, या 4 साल का कोर्स कर लिया, या 5 साल का PG एक साथ कर लिया। तो उसमें इस NEP 2020 में इस चीज पर विशेष फोकस किया गया है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, उसमें कोई न कोई स्किल ऐसी जरूर हो जिससे वो सिर्फ सरकारी नौकरी पर आधारित नहीं रहे। उसकी मानसिकता ये नहीं रहे कि मुझे पढ़ करके, क्योंकि हमारी जो नीति सरकारी जो पॉलिसी थी, हमारी जो पुरानी अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति थी, उसमें उसको इतना बना दिया, ऐसा बना दिया कि शिक्षा के बाद में सीधा ये सोचता है कि मुझे अब सरकारी नौकरी चाहिए, नौकरी के अलावा कुछ नहीं करेगा वो। चाहे एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ जो साइंटिस्ट है वो घर पे खेती में योगदान नहीं करेगा, उसको ये कि सरकारी नौकरी चाहिए। तो इसलिए अब जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें हमने ये कोशिश की है, हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, देश में बहुत जोर शोर से उस पर काम हुआ, सब लोगों से पूछा गया, उसमें टीम बनी गई, उन्होंने उसके एक्सरसाइज की, उसको वाइडली सर्कुलेट किया। और हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत कमी और भी इम्प्रूव हो जाएंगी, पर वो उस पर अब वो स्किल्ड बेस जो शिक्षा नीति है वो अभी शुरू होने वाली है, कहीं शुरू हो गई है। उसमें कोशिश ये रहेगी कि हर व्यक्ति को ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें उसको कोई न कोई ऐसी स्किल हो कि जिसमें वो पारंगत हो, और ऐसी शिक्षा नीति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत समय दिया आपने और बहुत समय लिया हमने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोशिश करेंगे हम कि हम आपके साथ और दोबारा बात करें। नहीं, आप जब भी आए मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आप लोग आए, बात किया। मुझे लगता है कि मैं जो मेरी सोच है वो ज्यादातर लोगों तक जाएगी, तो कुछ लोगों को अगर मेरी सोच के बारे में पता चलता है, उनको किसी को कोई फायदा होता है, मेरे से कभी कोई जुड़ाव होता है, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग आए, आप लोगों ने बहुत वेट किया, तो आपने किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने बहुत समय दिया, प्रियंका डायरी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू जी, आप सबको थैंक यू सो मच सर।